हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल क्लासरूम। लास्ट वीडियोस में हमने कवर की थी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सोवरेनिटी। चलिए समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। सोवरेनिटी को अगर हम आसान भाषा में तोड़ें तो दो पॉइंट निकलते हैं। पहला है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सेकंड है नो इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स। चलिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी समझते हैं। ये मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरे घर की बाउंड्रीज है। तो कोई भी घर और मेरी बाउंड्रीज में नहीं आ सकता जब तक मैं इजाजत ना दूं। इसे कहते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इसे हम बॉर्डर्स से भी गवर्न करते हैं, बॉर्डर से भी मेजर करते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसका ये है नो इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स। चलिए इसको थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तब यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए कि कोई भी रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। बट इंडिया को उस टाइम पर रशियन ऑयल बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मिल रहा था। क्या इंडिया ने यूएस की सुनी? ये एक बहुत ही क्रूशियल बट कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। पर इंडिया कॉन्टिन्यूड टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। क्यों? क्योंकि इंडिया की सोवरेनिटी है। इंडिया इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है कि कोई भी उसके डोमेस्टिक अफेयर्स को गवर्न नहीं करेगा। इसीलिए इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकर ऑफ ऑल ऑफ इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स। चलिए ये तो हो गया थोड़ा रीसेंट एग्जाम्पल। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली 1947 में, तब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज का या नेशंस का पार्ट बनाया। तो इसका क्या मतलब है कि क्या ब्रिटेन अभी भी इंडिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा? जी नहीं। इंडिया अपहोल्डेड इट्स सोवरेनिटी। Even though India is a part of Commonwealth of Nations, it is a sovereign country which is independent to take its own decisions. ये था सोवरेनिटी का मतलब। आई होप आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने सोवरेनिटी के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। अब ये जो प्रिंसिपल है ये इंश्राइंड है यूएन चार्टर में अंडर आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 and it is one of the most important article which is non violatable. चलिए बात करते हैं ओरिजिन या हिस्ट्री ऑफ सोवरेनिटी की। हम आते हैं इस पॉइंट पर जिसे हम कहेंगे पीस ऑफ वेस्टफेलिया या फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इट इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर टू पीस ट्रीटीज विच वर साइंड इन 1648। और इन दोनों सिटीज़ के क्या नाम है? ओस्नाब्रुक, विच आर नॉट वेरी रेलेवेंट, बट एंड म्यूनस्टर, ठीक है। तो अब दिस ट्रीटी एंडेड अ 30 ईयर वॉर एंड एन 80 ईयर वॉर्स हुई। एक को हम 30 ईयर वॉर कहते हैं और एक को हम 80 ईयर वॉर कहते हैं। 30 ईयर वॉर 1618 से 1648 तक चली और 80 ईयर वॉर 1568 से 1648 तक चली। तो ये 1648 वॉज अ लैंडमार्क in giving us the concept of sovereignty and that of borders. Now, was it a beginning of diplomacy? We are yet to find out. अब वेस्टफेलियन ट्रीटी का बैकड्रॉप क्या था, यानी कि ये ट्रीटी क्यों हुई और वॉर क्यों हो रही थी। तो यूरोप में एक प्रीवियसली ऐसा आइडिया था कि पूरा यूरोप शुड बी कंट्रोल्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पोप। और इस आइडिया को ख़त्म करने के लिए वॉर्स हुई दो, 30 ईयर वॉर एंड 80 ईयर वॉर, जिनकी समाप्ति हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, जिसे हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं। अब वेस्टफेलियन मॉडल क्या कहता है? वेस्टफेलियन मॉडल, जिसे हम वेस्टफेलियन सोवरेनिटी या स्टेट सोवरेनिटी भी कहते हैं, इट इज़ अ प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल रिलेशंस दैट ईच स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी ओवर इट्स टेरिटरी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी।
over its territory. और ये इंश्राइंड है, आप मुझे बताएंगे किस चार्टर में, ताकि आप एक्टिव रिकॉल भी कर पाए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी के आने से क्या हुआ कि कोई भी स्टेट हो, वेदर स्मॉल, बिग, every state has the right to sovereignty, right to non interference, right to govern its own domestic affairs, and right to say no to any power which tries to interfere in its domestic affairs. तो नॉन इंटरफियरेंस एज अ प्रिंसिपल भी यहाँ पर राइज होता है। चलिए, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, जहाँ पर हमने पीस ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी जिसे कहते हैं, वो सब समझा। डिप्लोमेसी की बिगनिंग यहाँ नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ऐसे किंगडम्स थे और काफ़ी ऐसी पावर्स थी जहाँ पर एम्बेसडर्स भेजे जाते थे और पीसफुल टॉक्स भी होती थी, जिसे मैं कहूँ नेगोशिएशन भी होती थी। सो डिप्लोमेसी वॉज नॉट एब्सेंट, बट डिप्लोमेसी वॉज गिवन अ फॉर्मल शेप हियर। फ्यूचर की बात करते हैं। अब आज के सिनेरियो में जहाँ पर इतनी वॉर्स हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं कंट्रीज पर, तो क्या सोवरेनिटी खत्म हो गई है? क्या सोवरेनिटी डिसअपियर हो गई है या डिटीरियोरेट हो गई है? तो थ्योरी तो आज भी वही कहती है, पर उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। द मीनिंग ऑफ वॉर हैज चेंज्ड, दैट इज वाई, because now sovereignty is not only linked to interference in a physical manner, but now sovereignty is also being confronted through digital progress. अब देखिए वॉर कैसे चेंज हुई है। आज हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात करते हैं, जहाँ पर ड्रोन्स यूज होते हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो चुकी हैं, इसीलिए द मीनिंग ऑफ वॉर हैज नाउ चेंज्ड। इसकी एप्लीकेशन, इसकी अथॉरिटी सब कंटेस्ट की जाती है आज। नाउ लेट्स डिस्कस क्विकली व्हाट डू द स्कॉलर्स हैव टू से। The most important scholar we have to discuss here is Stephen Krasner, who is a realist. What is realism? We'll discuss in the upcoming videos. He, in his most famous work called Sovereignty is Organized Hypocrisy, says sovereignty was never absolute, which means states practice this principle based on their discretion and their needs. He says states proclaim that they are sovereign and they respect sovereignty, but most powerful states, for their own interest, violate sovereignty. Now, the father of realism, John Mearsheimer, says something similar but of high importance. He says that states keep their interest above the interest of other states, which means states are selfish and they cater to their own interests. Now, one more thing that comes here is that international law, the existing UN Charter and United Nations as an organization, has become stagnant and there is a need to reform them. Now, liberals and constructivists also say something about sovereignty, but all of this will be discussed in the upcoming videos. So, wait for them, and I hope this video was as beneficial to you as I think it was. And I hope to see you in next videos as well. Till then, share the video, like the video, and subscribe. It motivates me a lot. That's it for today, and I'll see you on Thursday. Bye bye.